हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो भाई हम लोग बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। और सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चों, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे मैंने 2 वीडियो बनाए हैं और बाद में क्वेश्चन और आंसर का एक अलग से वीडियो बनाया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे, पहले वो एसिडिटी वाला कंसेप्ट क्लियर करें। और आज के वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे द अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अपार्ट फ्रॉम एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके जो बाद शुरू होती है। तो भाई कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बस मैं आपको एक जनरल चीजें बताता हूं कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड शो करने वाला है और किस तरह से ग्रुप का रिमूवल होगा और कौन कौन से ग्रुप का रिमूवल होगा। ठीक है, तो चलो भाई, है ना। तो हमने ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाया है। ऐसे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला, है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बनाया है। तो पहली प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं बच्चों, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की पहली केमिकल प्रॉपर्टीज होगी जिनमें केवल OH बॉन्ड टूटेगा, बाकी सारा के सारा कार्बोक्सिलिक एसिड एज सच रहने वाला है। ठीक है, जब आप इस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी करोगे तो केवल H को हटाना है, उसकी जगह में कुछ और ऐड हो जाएगा। तो ये एक तरह की केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें केवल OH बॉन्ड टूटता है, बाकी पूरा की पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड एज सच रहता है। क्लियर हो गया। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टीज है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों जिसमें ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिग्रेड होता है, ये वाली, यानी ये पूरा के पूरा हट जाएगा और उसकी जगह में कुछ और आ जाएगा। तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हम लिखेंगे क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, है ना, और इसकी जगह में कुछ और ग्रुप लगने वाला है। तो ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें OH रिमूव होता है और कुछ और एडअप होता है, दूसरे टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल इस अल्फा कार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, है ना, इस पे अटैक करेगा और इस H को रिमूव कर देगा। तीसरी टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज, मैं तो यहां पे लिख रहा हूं तीसरी, है ना, इसको पहले लिखते हैं ABC बजाय 1 2 and 3। तो यहां पे मैं लिखता हूं 3, है ना, अटैक ऑन अल्फा कार्बन। इस केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई ग्रुप केवल अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, बाकी सब कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया। और चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों जिसमें पूरा की पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चौथी वाली इन्वॉल्वमेंट ऑफ होल COOH ग्रुप। ठीक है भाई, तो बेसिकली हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 4 तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब इसको मैं 1 बाय 1 आपको डिस्कस करूंगा, तो पहले देख लेते हैं ब्रीफ। तो एक ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें केवल OH बॉन्ड रिमूव होगा, बाकी सारा के सारा वैसे रहेगा। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें CO बॉन्ड रिमूव होगा, ये OH रिमूव हो जाएगा, बाकी सारा के सारा मॉलिक्यूल वैसा ही रहने वाला है। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें केवल कोई ग्रुप न्यूक्लियोफाइल
इस अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। बाकी सारा के सारा मॉलिक्यूल एज सच रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है ना, जो मैं बताने वाला हूं केवल उतना ही चेंज करना है। और चौथी केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिसमें कि सारा COOH ग्रुप रिमूव होगा या इन्वॉल्व होगा और उसकी जगह में कुछ और ग्रुप आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की 4 बेसिक प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, मिटा दो इसे, मिटा दिया जाए। अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, मैं इसको रखने वाला हूं पहली प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? ठीक है भाई, है ना? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब देखिए बच्चों, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे H रिमूव होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह बन जाएगा, है ना? तो कार्बोक्सिलिक एसिड की ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी हुई बच्चों? एसिडिक प्रॉपर्टी। ये तो हुआ ना कि H का रिमूवल और कार्बोक्सिलेट आयन में बदल जाना इज कॉल्ड एसिडिक प्रॉपर्टी। और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में डिस्कस की थी कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बेस के साथ, ठीक है, या मेटल के साथ, जैसे कोई Zn हो गया, इनके साथ या बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनाते हैं बच्चों? सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी एसिड होते हैं बेस, मेटल और बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या शो करती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से H रिमूव होता है, उसकी जगह में कोई और ग्रुप ऐड आ जाता है या कोई एटम ऐड हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैंने पूरा के पूरा डिस्कस किया है अपने पहले वाले वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पर केवल आपको एसिड और बेस की रिएक्शन करवानी है और जिसमें केवल H का रिमूवल होगा और एक मेटल आयन COO के साथ लग जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है ना? केवल मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी पे आज ले जाने वाला हूं, दूसरी प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो मैंने ये मिटा दिया है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है ना, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी बच्चों? देखो क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, है ना? COH बॉन्ड क्लीवेज होगा दूसरी प्रॉपर्टी में। अब देखो यहां पर क्या क्या बनने वाला है, इसमें क्या क्या हम करने वाले हैं। जब COH बॉन्ड रिमूव होता है तो क्या बनेगा? देखो सबसे पहले बच्चों बनता है एस्टर, तो यहां पर बनेगा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का COH बॉन्ड टूटेगा तो इनकी फॉर्मेशन होगी, एस्टर बनेंगे, एमाइड बनेंगे, एसिड क्लोराइड बनेंगे और एनहाइड्राइड बनेंगे। क्लियर हो गया? तो बच्चों एस्टर का अगर फॉर्मूला आप देखें तो RCOR, एमाइड की अगर हम बात करें तो RCONH2, एसिड क्लोराइड की अगर हम बात करें तो RCOCl और एनहाइड्राइड की अगर हम बात करें तो RCO का होल ट्वाइस NO। अब देखिए बच्चों यहां पर जो RCO है वो तो एज सच रहने वाला है, ये वाला देखिए, केवल ये ग्रुप आपको बाहर से एडअप करने पड़ेंगे, ये वाला ग्रुप पूरा के पूरा, है ना? तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये OH जो है रिमूव होगा और उसकी जगह में ये वाले ग्रुप एडअप हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो अब देखते हैं वन बाय वन किस तरह से एस्टर, एमाइड, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है बच्चों, चलो मिटा दो इसे। हाँ, तो सबसे पहले हम रखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, है ना बच्चों? देखो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, और सब लोग जानते होंगे एस्टर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों RCOOR।
ठीक है। और जब भी आप एस्टर का नोमेनक्लेचर करते हैं तो इतने ग्रुप को, यानी जो ग्रुप आर से, सॉरी, जो एल्काइल ओ से अटैच होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, और इधर वाले हिस्से को हम बनाते हैं मेन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर एल्काइल है तो हम बोलते हैं एल्काइल एल्केनोएट। नोमेनक्लेचर सबको आता होगा, ठीक है। तो एस्टर को हम एल्काइल एल्केनोएट बोलते हैं। तो जितने भी एस्टर बनेंगे वो इसी तरह से हम उनका नामकरण करेंगे। क्लियर हो गया? तो चलो बनाते हैं भाई। तो बच्चों एस्टर कब बनते हैं? जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना किसी अल्कोहल के साथ, याद रखिए अल्कोहल, तो अल्कोहल को लिखने का तरीका है HORROH, बात एक ही है। ठीक है, किसी अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो हमेशा ध्यान रखें कि एस्टर जो है H2SO4 या फिर HCl, दोनों में से कोई एक है ना, और लगा देता हूं मैं, इन दोनों की प्रेजेंस में हीट करेंगे, है ना। तो देखो इसका तो OH टूटेगा और इसका आएगा H, तो इसका OH और इसका H निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या बनने वाला है? RCO और R, देखिए आ गया RCOOR, और साथ में एक मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हो गया। समझ में आया बात? ठीक है, तो देखो एस्टर बन गया, एस्टर, और ये बच्चों क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये था हमारे पास अल्कोहल। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिए एस्टरिफिकेशन जो है हमेशा किसी एसिड की प्रेजेंस में होती है और रिवर्सिबल होती है। देखो दोनों तरफ मैंने और लगा रखा है, रिवर्सिबल होती है। अगर आपको इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो एक तो आपको इस H2O को रिमूव करना पड़ेगा, दूसरा इन दोनों की अमाउंट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब इन दोनों को बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? ठीक है, अब कुछ और बनाते हैं। देखो अगर मैं बोलूं आपको CH3COOH और प्लस आपको CH3OH, इसका एस्टर बनाना हो तो बच्चों क्या होगा? यहां से हमेशा OH जाएगा और यहां से H, ध्यान रखिए ऑलवेज, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो कैसे, तरीका अलग अलग है लिखने का, बात एक ही है, OCH3, ताकि मुझे H और OH को हटाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां पे H प्लस यानी H2SO4, तो बच्चों क्या बनेगा? CH3CO, इतना हिस्सा ये रहा, और OCH3 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया। क्लियर? ठीक है, अब इसका नाम होगा, देखो O से जो एल्काइल जुड़ा है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, तो बच्चों मिथाइल और 2 कार्बन का एस्टर बना तो इथेनोएट। क्लियर? इस तरह से हम एस्टर की फॉर्मेशन करेंगे। चलो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, तब आप एस्टर बनाइए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, नोट करिए फटाफट, फिर मैं मिटाने वाला हूं। अब देखिए, एक तरफ मैंने लिया फिनॉल और दूसरी तरफ मैंने लिया बेंजोइक एसिड। चलो भाई इसका एस्टरिफिकेशन करो, है ना, करते जाओ, फिर मैं बताने वाला हूं। एक तरफ मैंने लिया बेंजोइक एसिड और दूसरी तरफ हमने लिया CH3CH2OH। चलो इसका एस्टरिफिकेशन करो। और एक तरफ हमने लिया CH3OH और दूसरी तरफ हमने लिया एक तरफ एसिटिक एसिड और दूसरी तरफ OH। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई कहां से H हटाना है और कहां से OH। हमेशा हमेशा ध्यान रखना, अल्कोहल से H जाएगा और जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उससे OH जाएगा, इस तरह से, है ना। तो करो सॉल्व, मैं बताने वाला हूं फिर। तो देखो ये अल्कोहल है यानी फिनॉल है, तो यहां से H और यहां से बच्चों OH, तो आंसर हो जाएगा, पहले एसिड लिखो आप, है ना, पहले एसिड का लिखो RCOO
और बाद में आपको क्या करना है, एल्कोहल लिखना है। तो देखो एल्कोहल का ओ बेंजीन है, तो मैंने एल्कोहल का ओ बेंजीन लिखा और एसिड पहले लिखा। क्लियर हो गया? तो हमेशा ध्यान रखें ताकि कभी कंफ्यूजन ना होंगे। पहले एसिड बनाओ तो एसिड के साथ CO आएगा और एल्कोहल का जो भी बचा है वो O के साथ आ जाएगा। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा फिनाइल बेंजीन, नहीं फिनाइल सब्स्टिट्यूशन है, और बेंजोएट बेंजीन का कार्बोक्सिलेट आयन है। क्लियर हो गया? अब यहां पे भी ऐसी, इधर से OH इधर से H, तो देखो इतना हिस्सा CO में आ गया और अल्कोहल से क्या जुड़ा है, CH2N CH3, ठीक है, और -H2O तो हर किसी में लगाना है। तो जो O से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूशन में आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजोएट। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूज मत होना, चाहे अल्कोहल किसी भी साइड लिखा हो उससे जाएगा H ही, और वो इतने हिस्से से जुड़ जाएगा, ये वाला हिस्सा ना इतने से जुड़ जाएगा। तो पहले हमेशा एसिड लिखे, बाद में अल्कोहल लिखे। अब देखो ये एसिड का OH, अल्कोहल का H है ना, तो यहां पर आने वाला है CH3CO, और O और O से जुड़ा है ये बेंजीन, है ना। तो अब देखिए जो हिस्सा O से जुड़ा होगा वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन में आएगा। तो इस समय फिनाइल सब्स्टिट्यूशन में, तो फिनाइल इथेनोएट। क्लियर हो गया? फिनाइल इथेनोएट। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एस्टरिफिकेशन करेंगे। ठीक है बच्चों? तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि एस्टर में दोनों R सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एस्टर का नाम क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं। इसको कंप्लीट हो गया सबका, मिटा दूं मैं? ठीक है, मिटा दिया था। कई बच्चे एस्टर में कंफ्यूज कर जाते हैं कि साहब जी हमें एस्टर नहीं समझ में आ रहा है, एस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, अगर मान लिया जाए मैंने CH3CO O और CH3 लिखा है, ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा है CH3CH2, ना इसको नहीं, देखो मैं इजिली वाला बताता हूं ना, CH3CO O और यहां पर बेंजीन है, और दूसरी तरफ मैंने क्या किया, बेंजीन को मैंने इधर ला गया, C+O CH3। तो आप बोलोगे सेम है, लेकिन सेम नहीं है ना, ध्यान रखिए। देखिए जो हिस्सा CO से जुड़ा होता है वो मेन होता है, और जो हिस्सा O से जुड़ा होता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, फिनाइल, तो बच्चों इसका नाम होगा फिनाइल इथेनोएट। 2 कार्बन है, लेकिन यहां पर O से क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो अभी मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल बेंजोएट। क्लियर हो गया? तो इस तरह से एस्टर का हम नोमेनक्लेचर करते हैं। शायद आपने पढ़ा होंगे नोमेनक्लेचर, तो वहां आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम एस्टरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास 2 अलग अलग टाइप के अल्कोहल हो और अलग अलग टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, है ना, हाउ टू फाइंड रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, है ना, कैसे पता करें कि किस अल्कोहल का या किस कार्बोक्सिलिक एसिड का रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन फास्ट होगा। तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और बच्चों जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो क्राउडिंग, आपने सुना होगा, क्राउडिंग या हिंड्रेंस से स्लो होती है। यानी जितना ज्यादा क्राउडिंग बढ़ेगा, किसी एटम के चारों तरफ अगर ग्रुप बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, तो एस्टरिफिकेशन भी स्लो होगा। तो जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन है वो कम कार्बन वाले के साथ ज्यादा होता है। यानी अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो बच्चों मिथेनॉल सबसे जल्दी करेगा एस्टरिफिकेशन, उसके बाद इथेनॉल अगर अल्कोहल की बात करें, और उसके बाद इस तरह से प्रोपेनॉल CHNOH, इस तरह से। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो पहले फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिडिक एसिड, और उसके बाद इस तरह से आप
इस तरह कर सकते हैं, है ना। तो यानी आर बढ़ने से क्राउडिंग बढ़ेगी, जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, तो एस्टरिफिकेशन भी कम होगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई अल्कोहल और एसिड दे रखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, छोटा अल्कोहल जिसके पास कम आर है या छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। तो ये था हमारे पास रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, और इसी के साथ खत्म हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, है ना। तो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एमाइड में आपने देखा होगा NH2 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? NH2 ग्रुप है। और NH2 कहां से आता है? अमोनिया से। तो कहीं ना कहीं हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी? अमोनिया से, तब जाके हमें क्या मिलेगा? एमाइड मिलेगा। तो देखते हैं, ये मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और हमने ये लिया अमोनिया। ठीक है बच्चों, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है और अमोनिया एक क्या है? बेस है भाई। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। तो पहले बनाना है बच्चों सॉल्ट, तो COONH4, यहां प्लस यहां माइनस, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। क्या बना? अमोनियम कार्बोक्सिलेट, सॉल्ट बना, सबको मालूम है। अब बच्चों अगर हम इस सॉल्ट को हीट करेंगे तो हीट करने से क्या रिमूव होता है? पानी, यानी वाटर। तो जब पानी रिमूव होगा तो 2H यहां से और 1 O यहां से, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? एक एमाइड। बस बात खत्म यहीं पे। तो एमाइड बनने की प्रोसेस थोड़ा सा, यानी एक स्टेप बीच में आ जाता है। पहले सॉल्ट बनेगा, उसके बाद आपका एमाइड बनेगा। डायरेक्ट नहीं बनाना है ना। तो यानी कई बार लिखा होता है NH3 फॉलोड बाय हीट, तो समझ जाना कि पहले कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, उसके बाद एमाइड बनेगा। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, चलो बनाते हैं। CH3 COOH प्लस NH3 बनाओ भाई। दूसरा COOH प्लस NH3 बनाओ भाई, एमाइड बनाओ, है ना। तो कई बार बच्चों देखो फॉलोड बाय हीट, तो बिना इसको लिखे आप सीधे ये लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हीट न दे रखी हो और बाद में हीट दे रखी हो तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बिना हीट के कर रहा हूं, है ना। एक बिना हीट के करते हैं और एक हीट के करते हैं, चले ज्यादा अच्छे। तो बिना हीट सबसे पहले क्या बनेगा? अमोनियम एसिटेट बना। देन हमने हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो बच्चों यहां पर क्या बना? CH3CONH2 एसिटामाइड बना। क्लियर हो गया? और मैंने कहा NH3 फॉलोड बाय हीट। अब देखो इसको कई बार ऐसे भी लिखा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड NH3 फॉलोड बाय हीट। तो बच्चों सीधी सी बात है कि यहां पर कौन सा अमाइड बनने वाला है? बेंजामाइड, और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, तो रिएक्शन को करने के अलग अलग तरीके हैं, लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बस समझ में आ जाना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरह हमें रिएक्शन करनी है। समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर मैं मिटाने वाला हूं। तो इस तरह से हमारे पास एमाइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर हो गया? अब कुछ और टिप्स इसमें। देखो भाई, अब मैं लेने वाला हूं इस तरह का कोई कंपाउंड, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? पीएच पैथेलिक मत बोला ना, थैलिक एसिड पीएच क्या होता है? साइलेंट होता है। और इसको हम जो है 2 मॉलिक्यूल NH3 के साथ ट्रीट कराने वाले हैं। तो पहले बनेगा, क्या बनेगा भाई? सॉल्ट, COONH4 एंड COONH4, ऐसे बनेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है,
उसके बाद अगर हमने इसको हीट किया तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे, एक ऊपर से एक नीचे से। तो अब हमें क्या मिला, CONH2 एंड CONH2। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलेंगे थैलामाइड। थैलामाइड, एमाइड बन गया थैलामाइड, 2CH2। और अब बच्चों अगर इसको भी हीट करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग हीट है ना, सामान्य हीट नहीं, स्ट्रॉन्ग हीट, या ऐसा साइन दे दिया, तो बच्चों क्या होगा, देखो यहां से NH2 निकलेगा और यहां से H निकलेगा, ऐसा देख सकते हो, इतना। तो अमोनिया मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। तो अब ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये CO दोनों तरफ है, और जो NH है वो बीच में कॉमन हो जाएगा। तो बच्चों इसका नाम है थैलिमाइड, है ना। बस फर्क क्या है, आई, ये देखो A और I, तो ये थैलिमाइड है और ये क्या है, थैलामाइड। तो इस तरह से कभी स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है तो रिंग क्या होती है, रिंग क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो इस तरह भी कई बार पूछा जा सकता है, खासकर कन्वर्जन में। समझ गए। तो इस तरह आपको अमाइड की फॉर्मेशन करनी है, अलग अलग टाइप के, है ना बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। अब हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी भाई, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, है ना, एसिड क्लोराइड। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ठीक है, पेन थोड़ी सी धीमी हो गई, दूसरी पेन उठा लेते हैं। एसिड क्लोराइड को हम लिखते हैं RCOCl। तो बच्चों जो RCO पार्ट है वो तो एसिड का पार्ट है, हमें केवल Cl लगाना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी Cl लगेगा तो आपको 3 रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। किन किन की, एक तो पड़ेगी PCl5, दूसरी पड़ेगी PCl3 और तीसरी पड़ेगी SOCl2, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड थायोनिल क्लोराइड। तो ये चीज आप अपने दिमाग के अंदर घुसा लीजिए कि जहां जहां आपको Cl लगाना है, ठीक है, खासकर ऐसे ग्रुप में जिनके पास OH होता है ना, तो चाहे अल्कोहल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर आपको Cl लगाना है तो आपको इन तीनों रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, PCl5, PCl3, SOCl2। क्लियर हो गया। तो हम भी यहां पर ये करने वाले हैं, देखो RCOOH, ठीक है, और पहले मैं ले रहा हूं PCl5। ठीक है बच्चों, तो अब देखो OH निकल जाएगा, तो RCOCl तो पहले बना लो, फिर क्या बचा, POCl3, फिर बचा HCl। सिंपल सी बात है ना, 1 Cl, 2 Cl और 3, 5 Cl, एक O इधर आ गया, तो बन गया आपका एसिड क्लोराइड। ठीक है भाई। दूसरा RCOOH प्लस PCl3। ठीक है बच्चों, इसको आपको इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो RCOCl 3 मॉलिक्यूल, और बच्चों बनता है यहां पर H3PO3, फॉस्फोरस एसिड। तो 3H और 3 O इधर से निकले, OH निकल गया, और ये देखो 3H और 3 O और 3 Cl इधर ऐड हो गए। तो अभी भी क्या हो रहा है, OH रिमूव हो रहा है। तीसरी रिएक्शन है हमारी SOCl2 वाली, थायोनिल क्लोराइड। तो बच्चों वही सेम, OH को हटा दो, तो RCOCl, ठीक है, प्लस क्या बनेगा भाई, SO2 प्लस HCl, दोनों ही गैस होती है। तो इस तरह से हम एसिड से PCl5, PCl3 एंड SOCl2 की मदद से क्या बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। समझे। और रिएक्शन को हमने केवल सिंपल बैलेंस किया बस। ठीक है बच्चों, कई बार इसमें यह पूछा जाता है कि इन तीनों मेथड में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। तो बच्चों सबसे बेस्ट मेथड है एसिड क्लोराइड बनाने का SOCl2 के साथ एसिड। अब क्यों, अब देखिए जब SOCl2 के साथ एसिड की रिएक्शन होती है तो एक तो हमारा मेन प्रोडक्ट बना, दूसरा
जो बाई प्रोडक्ट बने वो गैस फॉर्म में बनते, देखो SOCl2 और HCl, तो दोनों के दोनों निकल जाते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसीलिए ये बेस्ट मेथड है। जबकि इन दोनों में बाई प्रोडक्ट जो है गैसेस नहीं होती है, लिक्विड होते हैं, इसलिए जो है ये पुअर यील्ड देते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा इंफीरियर मेथड मान लेते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा मेथड होता है क्योंकि इसमें दोनों क्या बनी, गैस बनी है। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो अब R को चेंज करना है, उसकी जगह में कोई एल्काइल ग्रुप लगाना है, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहां पर मैं R को चेंज करूंगा तो यहां पर हो जाएगा, मान लीजिए CH3COOH, तो सीधी सी बात है R को ही तो चेंज करना है, CH3CO, बाकी सब कुछ सेम। यहां पर अगर मैं लगा दूंगा बेंजीन 3 मॉलिक्यूल, तो बच्चों क्या करोगे, केवल बेंजीन को ही चेंज करोगे, है ना, 3 मॉलिक्यूल, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। और यहां पर अगर मैं बोल देता हूं CH3NCH2, तो यहां पर R की जगह में CH3NCH2। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइल क्लोराइड। समझ में बात आ गई? तो बस R को चेंज करना है, रिएक्शन आराम से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। आ गया सर, हमें बहुत अच्छी तरह से आ गया, बस बढ़िया है। ठीक है, तो भाई OH को रिप्लेस करके Cl को लगाना है, 1 2 3, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। नोट करो फटाफट, चलो हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, इजली समझ में आ रहा भाई, है ना। तो 3 हो गई, चौथी कौन सी है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। हाँ एनहाइड्राइड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एनहाइड्राइड। तो मिटा दूं। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में रिएक्शन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस H2O निकालना है, HCl निकालना है, Cl लगाना है, ठीक, ये सब काम करने हैं। चौथी हमारे पास रिएक्शन है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, है ना, एनहाइड्राइड। और बच्चों एनहाइड्राइड क्या होता है, देखो RCO ऐसे लिखते हैं एनहाइड्राइड को, और O क्या होता है, कॉमन। ठीक है, कई बार ऐसा भी लिखते हैं RCO का होल ट्वाइस NO, बात एक ही है। ठीक है, R में भी सेम और R में भी डिफरेंट। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, सेम R का कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। तो बच्चों क्या होता है, देखो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड क्या होता है, जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे HCOOH, और इसको अगर हम हीट करें, है ना, किसकी प्रेजेंस में, P2O5 या फिर H2SO4 हीट करें, तो बच्चों इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये एक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए तो बनेगा ये एनहाइड्राइड, ठीक है, और प्लस H2O। अब बोलोगे ये कैसे बना, तरीका देखो लिखने का। अब इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखिए, है ना, हाँ HC और OH, है ना, ये तो वह। अब यहां से H और यहां से O, क्लियर। और ऊपर लिखना है आपको P2O5 और नीचे लिखना है हीट। ठीक है, तो वाटर निकल गया, देखो HCO दोनों एक जैसे हो गए, O को क्या करेंगे हम, कॉमन, बिल्कुल, तो H2O, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस हीट करना है, वाटर निकालना है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान रखना है P2O5 एंड H2SO4, मोस्टली P2O5 यूज होता है ना। क्लियर हो गया? मिटा दूं, मिटा दूं। अब देखो बच्चों, जब भी एनहाइड्राइड आप बनाओगे तो हमेशा केवल एल्काइल ग्रुप चेंज होगा। बस सपोज मान लिया जाए मैं आपको बोल रहा हूं कि बेंजोइक एसिड का आप एनहाइड्राइड बनाओ, तो क्या लिखोगे, P2O5 एन हीट। ठीक है, तो क्या करो, बेंजोइक एसिड को रिपीट कर दो, एक ये CO और दूसरा भी नीचे लिख दो आप CO और बीच में कॉमन कर दो, तो ये होगा बेंजोइक एसिड एनहाइड्राइड।
ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए COOH और दूसरा भी नीचे COOH ऐसे, और ये बिल्कुल निकल गया तो ये बन गया। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, समझ में आ गई बात किस तरह से हम लोग एनहाइड्राइड बनाएंगे। ठीक है, अच्छा एनहाइड्राइड एक और तरीके से भी बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है भाई, एनहाइड्राइड का नेमिंग आती है सबको? आती है जी, आती है। अब देखो RCOOH एंड RCOCl, यानी एक मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, एक क्या लिया मैंने, ऑयल क्लोराइड यानी एसाइल क्लोराइड, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, पिरिडीन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो बच्चों क्या निकलेगा, ये देखो HCl निकल जाएगा। अब देखो RCO दोनों में कॉमन, और O क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, बिल्कुल, और प्लस HCl। क्लियर, कुछ नहीं करना है ना, बस निकालना क्या है ये देखना है। तो एनहाइड्राइड ऑल्सो फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एसिड क्लोराइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से बच्चों हम एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज के लिए था कि ये चारों हम कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि कई बार पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखो इतना हो गया भाई, तो ये चारों हमारे लिए आज फिनिश हो गए। किस तरह से हम एनहाइड्राइड, अमाइड, एसिड क्लोराइड और एस्टर बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखिए। पूछा है कि ये कुछ ऑयल क्लोराइड है ना, नीचे लिखते हैं इनको, ऊपर नहीं है ना, यहां COCl, दूसरा भी COCl, तीसरा भी COCl और चौथा भी COCl, और यहां पर एक ग्रुप लगा दिया CHO, दूसरा नीचे लगा दिया NO2 और तीसरा लगा दिया यहाँ पे CH3। हाँ कुछ ऐसे लगे हुए हैं, हाँ, और चौथे को खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपके चार कंपाउंड। ठीक है, और सारे क्या है, एसिड क्लोराइड है, ऑल आर एसिड क्लोराइड, या हम बोल सकते हैं कि एसिड क्लोराइड के पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब तो ये पूछा है कि रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, या दूसरे तरीके में पूछ सकता हूं, अगर आप इन सब की रिएक्शन H2O से कराओगे तो जल्दी हाइड्रोलाइसिस किसका होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, या रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस किसमें फास्ट होगा किसमें स्लो होगा, आपको ऑर्डर पता करना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं A, ये B, ये C और ये वाला D। अब कैसे पता करें भाई रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, है ना, तो कंसेप्ट देखिए कैसे सॉल्व कर रहा है इसको बच्चों। जब भी किसी C डबल बॉन्ड और Cl एसिड क्लोराइड का आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O, तो आपको पता है क्या बनने वाला है, Cl निकल जाएगा और ये लग जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है, यहां से H निकलेगा, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं HOH, तो HCl निकल जाएगा और एसिड बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। लेकिन आपको पता करना है रेट, है ना, तो देखो, तो आपके पास है COCl, है ना, तो थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म में बताता हूं, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे डिसाइड करेंगे। तो बच्चों जो COCl है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, तो बच्चों जो हमारे पास वाटर है उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH-। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा भाई, इस कार्बोनिल कार्बन पे, और बॉन्ड यहां चले जाएंगे, इसका मतलब इस पे आने वाला है प्लस चार्ज। समझिए ना कैसे बोल रहा हूं मैं, दोबारा देख लीजिए,
यानी ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां गए तो इस पे आने वाला है प्लस चार्ज। तो अब बच्चों ये कन्वर्ट हो गया है CO माइनस में, और यहां था हमारे पास Cl और इस पे आ गया प्लस। क्लियर हो गया। अब आपने न्यूक्लियोफाइल यानी OH का एडिशन करवाना है इस पे, न्यूक्लियोफाइल। तो सब कंपाउंड के लिए न्यूक्लियोफाइल OH है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल पे रेट ऑफ रिएक्शन तो डिपेंड नहीं करेगा, सबके लिए न्यूक्लियोफाइल एक जैसा है। अब बच्चों ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कितना जल्दी आएगा। ध्यान दीजिए, है ना, न्यूक्लियोफाइल कितना जल्दी आएगा डिपेंड करेगा कि प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी प्लस चार्ज कितना ज्यादा वहां पर है। अगर आप प्लस चार्ज बढ़ाओगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि यहां प्लस है और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है। और अगर आप प्लस चार्ज कम करोगे तो न्यूक्लियोफाइल उतना ही स्लो आएगा। ठीक है। तो जो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। ये तो हुआ ना, इस कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। देखिए, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, ये जब आपने इन पे ग्रुप ऐड किए तो पॉजिटिव चार्ज कम और ज्यादा होगा। देखो, अब सब पे पॉजिटिव लगा दो, है ना, सब पे आप पॉजिटिव लगा दो। तो बच्चों देखो, ये वाला कौन सा ग्रुप है, CHO। CHO होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है। NO2 ग्रुप, अगेन NO2 ग्रुप भी विड्रॉइंग है, तो ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा। क्लियर। CH3 डोनेटिंग है, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और यहां पे तो कोई ग्रुप है नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। समझे मेरी बात? अब सबको कंपेयर करो, सबको आप कंपेयर करो कि किसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। जिसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो सबसे फास्ट, और कम होता जाएगा तो स्लो रिएक्शन होती जाएगी। अब देखो बच्चों, विड्रॉइंग पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, डोनेटिंग पॉजिटिव चार्ज को घटा रहे हैं। ये तो बात। अब इन दोनों विड्रॉइंग में भी किसकी पावर ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया था NO2, यानी NO2 की विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा है, ये CHO से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये ज्यादा विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा हमारा B। क्लियर। अब दूसरा आने वाला है A, क्योंकि भी विड्रॉइंग है A। अब बच्चों डोनेटिंग तो जो है जिसके पास ग्रुप ने उससे भी कम है, तो सबसे उसके बाद आने वाला है D, और सबसे लास्ट में आ जाएगा C। तो ये हो जाएगा बच्चों रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड क्लोराइड। क्लियर। और कैसे पता किया हमने, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। तो समझ में आया? इस तरह इनको हमने सॉल्व करना है। तो अगर एस्टर भी ऐसा ही हो, ठीक है, कोई अल्कोहल, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो और अगर इसकी जगह में एस्टरिफिकेशन दे रखा हो, तो सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टाइम जो और प्रॉपर्टी है उन पे डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। उसके बाद शुरू करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। क्लियर है? ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।